तो कैबिनेट में किन किन बातों पर चर्चा हुई है, मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री। सीधा आपको वहीं की तस्वीर लिए चलते हैं। सीधे चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं। उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। राज्य में जैसा कि आप जानते हैं बिजली की खपत दिन पर दिन बढ़ रही है। विशेष रूप से आपने गर्मी के सीजन में देखा कि एकदम से बढ़ करके 27,000 मेगावाट के भी पार हो गई थी। ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा की जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसके मद्देनजर आपको ये भी याद होगा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय फरवरी में जो हुई थी, उसमें एनटीपीसी के साथ ओबरा में हमने पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया था। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समझौता था और उसी कड़ी में उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद इस समझौते पे मिला और उन्हीं दिनों उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे। वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओबरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओबरा, अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। तो उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को, केंद्रीय ऊर्जा सचिव को और एनटीपीसी को सबको सूचना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इस प्रोजेक्ट पे आप लोग जल्दी से आगे बढ़िए। इसलिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनटीपीसी ने अब उस समझौते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के साथ जो करार हुआ था उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मंत्रिपरिषद ने ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। मतलब इस तरह का प्लांट जो है अभी तक अपने राज्य में बना नहीं है। आपने सुपर क्रिटिकल सुना होगा, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल शब्द ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में आ रहा है। और उसके फायदे ये होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, इनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, पीएलएस ज़्यादा होता है, कोयले का कंजम्पशन इनमें कम होता है और इसके चलते स्वाभाविक रूप से कास्ट ऑफ पावर जो है, जो आदमी उपभोक्ता को जो बिजली की कीमत देनी पड़ती है वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के 2 प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं, ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहाँ हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है, उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा। जो अन्य जमीन आवश्यक होगी उसको ले लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का 50-50 का ज्वाइंट वेंचर बना करके इस प्रोजेक्ट को अमल किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी हम लोग देंगे, दोनों पार्टियां, मतलब कि हम, राज्य सरकार और एनटीपीसी देगी, और 70% इसका बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का हम लोगों का विचार है। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम लोग इसके स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहला यूनिट इसका 50 महीने में और दूसरा यूनिट इसका 56 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और इसको हम जनता की सेवा में डाल सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा और इसकी जो 800 की जो 2 प्लांट की जो क्षमता 1600 मेगावाट की है, वो अभी तक की थर्मल सेक्टर में स्थापित जो क्षमता है हमारी लगभग 7000 मेगावाट की। तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसकी 1/4 क्षमता का ये अकेला ये प्लांट बनने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 17,000, आपने अच्छा किया याद प्रश्न पूछा, 17,985 करोड़
सुविधा के लिए हम 18,000 करोड़ लिख सकते हैं और इसका 50-50% का भागीदारी होगी और 30% इसमें हम इक्विटी देंगे। लगभग उस हिसाब से हमारा जो शेयर आएगा इक्विटी में लगभग 2,697 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी का पैसा राज्य सरकार को देना होगा। 50 महीने, पहला यूनिट 50 महीने, 2 यूनिट है 800 के, तो पहला यूनिट का लक्ष्य है हमारा 50 महीने में और दूसरा यूनिट उसके बाद के 6 महीने 56 महीने में हो जाएगा। धन्यवाद। हमारी ओर से इतना ही। कोयले की कमी नहीं बताई जा रही। कोयले की कमी नहीं है। कोयले की हमारे देश में पर्याप्त कोयला है। जो समस्याएं आती हैं उसकी स्वच्छ टेक्नोलॉजी के साथ उस कोयले का दोहन या खनन या उपयोग, इसमें दिक्कतें आती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चूंकि हम अभी तक अब तो जाकर के काफी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन जो हमारे लिए भारत के प्रति या प्रदेश के प्रति जो शिकायत थोड़ी बहुत होती है वो ये होती है कि आप लोग कोयले की टेक्नोलॉजी में उतना परफेक्शन नहीं है। लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी अब लेकर के विदेशों से आए हैं। कई देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए अब कोयले का खनन करके कोयले का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लांट की एक और अच्छी बात यह है कि बगल में ही NCL जो हमारी जो कोल की खदान कोल की जो माइंस है वहीं से इसको कोयला मिलेगा, तो बहुत ही नजदीक इसका कोयले का भंडार है। इसीलिए ये बहुत सस्ती बिजली हम दे पाएंगे। वर्तमान में हम जो खरीद रहे हैं लगभग 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम खरीदते हैं बिजली, जो एवरेज कास्ट है, कुछ तो और भी ज्यादा है। और उसकी अपेक्षा जो इस प्लांट से जो बिजली अपेक्षित है वो 4.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से अपेक्षित है। मतलब लगभग 1 रुपए सस्ती हम बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे पाएंगे प्लांट लगने के बाद। उपभोक्ताओं को बिल्कुल सस्ती, वही हम उपभोक्ताओं को लगभग 1 रुपया सस्ती बिजली हम दे पाएंगे, क्योंकि कोयला नजदीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ज्यादा PLF पे चलेगा, कम कोयले में कम लागत में ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। धन्यवाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा है आज मंत्रिपरिषद का, जनपद रामपुर में शाहाबाद रामपुर बाजपुर मार्ग राज्य मार्ग संख्या 144 के चैनेज 0 से 30100 तक और चैनेज 48.754 से 76.246 कुल लंबाई 57.592 किलोमीटर के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग की कुल लागत 2,05,36,51,000 रुपए के व्यय का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। यह मार्ग रामपुर की तहसील शाहाबाद से प्रारंभ होकर रामपुर स्वार होते हुए उत्तराखंड राज्य के पर्यटन स्थल जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर और नैनीताल को जाता है। इसके बन जाने से यातायात जो दिल्ली और लखनऊ को भी आता है वह एक काफी सुलभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शाहाबाद बिशौली कचरा गंगा घाट मार्ग HS स्टेट हाईवे 109 का यातायात भी इस मार्ग से होकर गुजरता है, जो बाद में जाकर अलीगढ़ चंदौसी मुरादाबाद को जोड़ता है। उक्त मार्ग बरेली के रामनगर को भी जोड़ता है, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाने से शहरी एवं गांव की आबादी लाभान्वित होगी और इसका चौमुखी विकास होगा। ये 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ी की जाएगी। दूसरा, मां विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के लिए
उसके अंतर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2A, 3, 3, 3A, 4, 5 में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारीकरण के संदर्भ में है। तो इसके माध्यम से वहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विकास की दृष्टि से विशेष रूप से जो वहाँ त्रिकोण का दर्शन है, मां विंध्यवासिनी का, अष्टभुजी देवी जी का, मां काली खो के दर्शन की जो मान्यता है, जहाँ तीर्थयात्री आते हैं, कोतवाली जाने वाली रोड जो है वो बहुत सक्रिय है, तो उसके माध्यम से उसको चौड़ीकरण किया जा सकेगा। और इसलिए डिमोलिशन के लिए आज मंत्रिपरिषद ने इस पर आने वाले कुछ निर्माण को सहमति दिया है, जिनका आकलन जो मूल्य का किया गया था वो 63,05,000 रुपए का व्यय यह माना गया था कि इससे यह आएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय, जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है, यह तीसरा शर्मा साहब को लेकर के, रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट के निकट पर्यटन विकास के लिए भूमि पुनर्ग्रहण करने का। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भीतर वन क्षेत्र के साथ अनेक सुंदर परिदृश्य हैं। वन विस्तार, बहती नदियां, लुभावने सुंदर झरने, बड़ी संख्या के लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों की उपलब्धता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसलिए तहसील मानिकपुर चित्रकूट के अंतर्गत रानीपुर टाइगर रिजर्व, मारकुंडी निरीक्षण गृह और उसके आसपास के स्थानों पर पर्यटन विकास के कार्यों के लिए लैंड बैंक के चिन्हांकित भूमि, जिसका कुल रकबा 49.364 हेक्टेयर है, उक्त भूमि खतौनी में ग्राम समाज की बंजर श्रेणी के भीतर दर्ज है। इस रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चींटीदार, हिरण, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप पाए जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व अधिसूचित हो जाने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा हो गया है। इस योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार की बराबर की धनराशि प्राप्त होगी। पर्यटन विकास संबंधी गतिविधियों के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों के आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर का उन्नयन भी किया जा सकेगा। चौथा एक ध्वस्तीकरण का है, जब बहराइच जनपद के भीतर नॉन जेडे आबादी के जिला पूर्ति कार्यालय के सामने स्थित जर्जर राजस्व भवन के ध्वस्तीकरण का। पांचवा, भारत सरकार के पूर्व निर्धारित मिशन वात्सल्य योजना, जो पहले बाल संरक्षण योजना के नाम से चलती थी, उसके जो नवीन गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसको अंगीकार करने का निर्णय उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किया है और इसके अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में संरक्षण की आवश्यकता वाले विरुद्ध कार्य में जो बच्चे लिप्त रहते हैं, उनको संरक्षण देकर उनका कल्याण और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित किए जाने के लिए यह योजना प्रतिबद्ध है। इसमें समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS 24/11/10 को संचालित की गई थी। 2017 में योजना का नाम परिवर्तित करके बाल संरक्षण योजना CPS कर दिया गया था और वर्ष 2022-23 में मिशन वात्सल्य योजना के नाम से इसे संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों को संरक्षण, कल्याण और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित किए जाने का एक समेकित प्रयास है और यह योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित फंडिंग पैटर्न 60-40 के रेशियो, उसके गाइडलाइंस के अनुसार ये लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य की संस्थाओं में निवासरत बच्चों के भरण पोषण पर प्रतिमाह 4,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाती है। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित सभी प्रकार के गृहों में निवासरत इस प्रकार के बच्चों के भरण पोषण पर भी प्रतिमाह 2,000 रुपए की धनराशि व्यय की जा रही थी। इसे बढ़ाकर अब बच्चों के भरण पोषण पर 4,000 रुपया प्रतिमाह की धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। छठवां जो है वो केंद्र सहायतित योजना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल के अंतर्गत डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध राजा प्रताप बहादुर एक साले प्रतापगढ़ परिसर के जीर्ण 13 भवनों के ध्वस्तीकरण का है। फिर 8वां जो कैबिनेट का प्रस्ताव था वो शर्मा जी ने आपके बीच में
रख दिया है। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित भूमि को कारागार विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के संदर्भ में इसमें अभी तक कुशीनगर जनपद में कारागार नहीं है और देवरिया के भीतर उसका संचालन होता है और यह 1000 बंदी क्षमता का कारागार निर्माण किया जाएगा। 26.875 हेक्टेयर जमीन पर 24.66 हेक्टेयर पुनर्ग्रहण के माध्यम से ग्राम समाज की जमीन 1.434 हेक्टेयर भूमि सहित 26.094 हेक्टेयर भूमि कारागार विभाग को प्राप्त कराई जा चुकी है और शेष 781 हेक्टेयर की भूमि जो कारागार के निर्माण हेतु चयनित भूमि के अंतर्गत पड़ रही